हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य गौरव पाइनियर फिजिक्स के ऑनलाइन सीरीज में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक होगा ट्रांसफर ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर हम ट्रांसफर ऑफ चार्ज के बारे में बात करते हैं। जैसा पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने बात किया था चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, तो एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक है चार्ज का कि हम चार्ज को ट्रांसफर कर पाते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी की तरफ। तो कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम चार्ज को ट्रांसफर कर पाएंगे एक बॉडी से दूसरे बॉडी की तरफ, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, यानी कि जब दो बॉडीज हमारे आइसोलेशंस में होंगी, यानी कि आइसोलेटेड फॉर्मेशंस में होंगी, तब हम आसानी से एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हमारा टॉपिक है, कंटेंट जो है हमारा वो है ट्रांसफर ऑफ चार्ज। ट्रांसफर ऑफ चार्ज हम जैसे कि जानते हैं कि इनिशियल स्टेट में जो बॉडीज हैं वो हम मान के चलेंगे न्यूट्रल, यानी कि दो बॉडीज, जो भी बॉडीज हम चुनेंगे वो स्टार्टिंग में हम मानेंगे न्यूट्रल्स बॉडी, यानी उस पर इनिशियली कोई चार्ज अवेलेबल नहीं होगा हमारे लिए। तो जब हम बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ चार्ज, तो हम यहाँ पे कंजर्वेशन थ्योरी के बारे में एनालाइज करते हैं, यानी कि चार्जेस क्या है, वो है कंजर्वेटिव इन नेचर, जिसे हम ना तो क्रिएट करेंगे ना तो हम डिस्ट्रॉय करेंगे, अनलेस हम इसे एक बॉडी से दूसरे बॉडी की तरफ ट्रांसफर कर सकते हैं। इसे हम एक कांस्टेंट वैल्यू के रूप में ट्रीट करते हैं। तो चार्जेस का जो सीक्वेंस है हमारे पास, उन सीक्वेंस के अंदर अगर हम लोग चेकआउट करें तो हमारे पास बेसिकली दो मेथड्स अवेलेबल हैं। एक है कांटेक्ट मेथड और दूसरा है नॉन कांटेक्ट मेथड। एक है हमारा कांटेक्ट मेथड और दूसरा होगा हमारा नॉन कांटेक्ट मेथड। अब जो कांटेक्ट मेथड है हमारा, उस मेथड में हम लोग जब चार्ज का हम लोग ट्रांसफर कर रहे होंगे तो बॉडीज को, यानी कि दो बॉडीज जो आइसोलेशंस में है, उन दोनों बॉडीज को हम कांटेक्ट में लेंगे, ठीक है। और नॉन कांटेक्ट मेथड में हम दो बॉडीज को कांटेक्ट में नहीं लेंगे, उसे हम बोलेंगे नॉन कांटेक्ट मेथड। अब जो हमारा कांटेक्ट मेथड है, यानी कि कांटेक्ट मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज है, इसमें बेसिकली दो मेथड्स आते हैं। पहला मेथड है हमारा इसे हम बोलते हैं फ्रिक्शन मेथड। पहला मेथड है ये है हमारे लिए फ्रिक्शन मेथड। अब जो हमारा फ्रिक्शन मेथड है, इसमें हमने दो बॉडीज को रब करना होता है एक दूसरे के साथ। टू बॉडीज इन आइसोलेशन पेयर आर रब टुगेदर। हम दो बॉडीज को आपस में रब करते हैं। तो हमारे पास दो नेचर्स के बॉडी यहाँ पे अवेलेबल होनी जरूरी है। एक बॉडी जो होगा इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, और दूसरा बॉडी जो होगा वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की कंडीशन में, जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद अगर कोई बॉडी जब इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करता है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉडी बन जाता है, तब उसके पास जो चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव। और दूसरा बॉडी जब वो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन, तो वो हो जाता है नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। तो हमारे फ्रिक्शन मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, जब दो बॉडीज को हम फ्रिक्शन में लेते हैं, यानी कि जब दोनों को हम दोनों में रगड़ पैदा करते हैं, दोनों में रगड़न पैदा करते हैं, फ्रिक्शन पैदा करते हैं, तब यहाँ पे एक मैकेनिकल एनर्जी जो कि फ्रिक्शन के फॉर्म में आती है। फ्रिक्शन एक फोर्स है, उस फोर्स के जरिए एक हम लोग काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं दो सिस्टम्स के बीच, दो आइसोलेशंस के बीच। तो उसका जो रेगुलर काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास, वो हमारा ट्रांसफर होता है हीट एनर्जी के तरफ। यानी जब भी हम दो चीज़ों को रब करते हैं आपस में, तो वहाँ पे क्या होता है, हीट एनर्जी जनरेट होता है। अब हीट एनर्जी जो है हमारा, वो बॉडीज के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है।
तो हमने केमिस्ट्री में एक रेगुलर फॉर्म में हमने पढ़ रखा है 11th क्लास से ही। जब हम किसी बॉडीज को एनर्जी देते हैं, ठीक है, जब हम बॉडीज को एनर्जी अवेलेबल कराते हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी, तब कुछ बॉडीज अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देती हैं, सराउंडिंग में रिलीज कर देती हैं। इस एनर्जी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो प्रैक्टिकली इसी मेथड पे हमारा ये फ्रिक्शन मेथड काम कर रहा होता है। जब हम दो बॉडीज को एक दूसरे से रब करते हैं तो जो कॉरस्पॉन्डिंग हीट एनर्जी जनरेट होगी उससे इलेक्ट्रॉन के बीच ट्रांजिशन आएगा, जिसमें से एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा और दूसरा बॉडी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी। अब ये एनर्जी हम आइसोलेशन बॉडी में जो एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं हीट के रूप में, वो बेसिकली हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी के रूप में वर्क करता है। तो जब हम यहाँ पे दो बॉडीज को अगर हम फ्रिक्शन के अंदर लेंगे, ठीक है, दो बॉडीज को अगर हमने फ्रिक्शन के अंदर लेना है तो मान के चलिए ऊपर और नीचे का मोशन है हमारे पास, यानी कि एक सिंगल हार्मोनिक मोशन आप यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं या फिर कोई भी फ्रिक्शन मेथड इन जनरल आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों सिस्टम्स के बीच क्या होगा, हीट एनर्जी पैदा होगा, हीट एनर्जी। अब ये जो हीट एनर्जी है, किसी भी एटम के सिस्टम में अगर हम बात करें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के साथ हमारा न्यूक्लियस फॉर्म करता है और इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में चक्कर काटता है उसके, ठीक है। अगर मान के चलिए हमारे पास दो ऑर्बिट्स हैं, इसे ऑर्बिट नंबर 1 बोल देते हैं हम लोग, इसे ऑर्बिट नंबर हम 2 बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम एनर्जी का जिक्र करेंगे तो एनर्जी जो 1 का होगा वो लेस देन होगा एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट की, यानी कि जो सेकेंड ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो मोर एनर्जेटिक होगा कॉरस्पॉन्डिंग टू द फर्स्ट ऑर्बिट। तो जब हम इसमें हीट प्रोवाइड करेंगे, यानी कि हीट एनर्जी देंगे, तो आप एनर्जी कंसिडरेशन आप देखें तो जैसे जैसे हमारा एनर्जी इंक्रीज होगा हमारे पास ऑर्बिट्स का नंबर बढ़ेगा, यानी हम ज़्यादा ऑर्बिट्स के नंबर की तरफ जाएंगे। यानी हो सकता है कि अगर हम इसे और एनर्जी की टेंडेंसी दे तो थर्ड स्टेट होता हमारे पास अवेलेबल, थर्ड ऑर्बिट की कंडीशन अगर अवेलेबल होती तो हो सकता था कि ये जो सेकेंड स्टेट का हमारा सेकेंड ऑर्बिटल स्टेट का जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो हीट एनर्जी लेके कहाँ आ जाता, थर्ड स्टेट में आ जाता। तो अगर इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन है वो इंट्रा ऑर्बिटल यानी अपने ऑर्बिटल के ही विदिन है, तब हम उसे बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। बट अगर हमारे पास लास्ट ऑर्बिट ही अवेलेबल हो सेकेंड के रूप में, मान के चलिए सेकेंड ऑर्बिट ही हमारे पास लास्ट ऑर्बिट है और लास्ट एक स्टेबल ऑर्बिट अगर हम मान के चले इसे, तो जब हम इसे और एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, एक इनफ एनर्जी लेने के बाद जिसे हम यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी का टर्म देंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेगा सराउंडिंग में, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा फ्री, यानी इस स्टेट से, इस सिस्टम से, एटम के इस सिस्टम से वो इलेक्ट्रॉन खुद को फ्री कर देगा। और हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी को मिल जाए अगर दूसरा बॉडी एक्सेप्टर सीरीज में मौजूद हो तो, जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर पाए। अब हम इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टर और डोनर के प्रॉपर्टी वाइज हमने एलिमेंट्स के बारे में आपने काफी पढ़ा होगा केमिस्ट्री में 11th के। तो इसी स्टेट को अगर हम कंटिन्यू करें तो जब आप यहाँ पे हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो हीट एनर्जी से क्या होता है, एक बॉडी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है दूसरे बॉडी में, एक बॉडी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है दूसरे बॉडी में, मान के चलिए ये इलेक्ट्रॉन है और उसने ट्रांसफर कर दिया, तो ये बॉडी जिसने इलेक्ट्रॉन दिया ये हो जाएगा हमारे लिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉडी। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉडी हमारे पास कौन से चार्ज में आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज में, और इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, इसलिए इस बॉडी पे जो नेट चार्ज आ जाएगा वो होगा हमारे पास नेगेटिव चार्ज। यानी इस आइसोलेशन सिस्टम में अगर हम फ्रिक्शन के जरिए हीट एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को ऑब्जर्व करता है, एक्स्ट्रा एनर्जी को। अगर वो एक्स्ट्रा एनर्जी हमारे पास सुइटेबल अमाउंट में है, सुइटेबल मैग्नीट्यूड में है, तो इलेक्ट्रॉन के बीच ट्रांजिशन आएगा और इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को रिलीज करेगा और दूसरे आयोनाइजेशन स्टेट की तरफ जाएगा। तो अगर दूसरा आयोनाइजेशन स्टेट अगर हमारे पास सेकेंड बॉडी में अवेलेबल करा दिया तो वो इलेक्ट्रॉन उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि दो स्टेट यानी कि दो पेयर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। दो पेयर्स के बीच हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग फ्रिक्शन अवेलेबल कराएंगे, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, हीट एनर्जी इलेक्ट्रॉन द्वारा ऑब्जर्व किया जाएगा और उस ऑब्जर्वेशन की वजह से
इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी के बीच में। यहाँ पे एक बॉडी इलेक्ट्रॉन डोनर होगा और दूसरा बॉडी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के लेवल का होगा, यानी कि उसी कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी स्टेट के बीच काम करेगा। और इस मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज को हम बोलते हैं फ्रिक्शन मेथड। ये एक कॉमन स्टेट बनाता है कुछ म्यूचुअल पेयर्स के बीच, यानी आप किसी दो बॉडीज के कॉरस्पॉन्डिंग ये सीरीज जो है इस तरीके का एक्शन आप नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे जो सीरीज है वो अपने कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी स्टेट के जरिए ही हम डिसाइड कर पाते हैं। तो कुछ पेयर्स हैं हमारे पास, जैसे ग्लास का सिल्क के साथ, स्किन का, ह्यूमन स्किन आप बात कर सकते हैं, स्किन का सिल्क के साथ, इवन स्किन का कॉटन के साथ, कॉटन का ग्लास के कॉटन का इबोनॉइड रॉड के साथ, तो ऊल का इबोनॉइड रॉड के साथ। तो काफी तरीके के हमारे पास पेयर्स अवेलेबल हैं, जिसमें से एक कॉमन पेयर था जिसका होप सब आप लोग जानते हैं इस बारे में, वो है ड्राई हेयर और कॉम्ब के बारे में, यानी प्लास्टिक कॉम्ब। जो कंघी होती है हमारी, अगर आप उसे ड्राई हेयर पे आप रब करेंगे तो यहाँ पे जो बॉडीज के बीच एक ट्रांजिशन आएगा और बॉडी यहाँ पे चार्ज हो जाएगा, और आप छोटे छोटे कागज के टुकड़े को वहाँ पे आप शिफ्ट करा सकते हैं, यानी कि ड्रैग करा सकते हैं एक पोजीशन पे। अगर कुछ कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आप काट के रख दें और फिर कॉम्ब को अपने ड्राई हेयर्स पे रब करें थोड़ी देर, और जब आप ला कर के नज़दीक देखेंगे तो उस कागज के टुकड़ों में ड्रैग्स अवेलेबल आएगा। कुछ कागज के टुकड़े हो सकता है आपके कॉम्ब के साथ सट जाएं या कुछ कॉम्ब के साथ ना सटे, लेकिन उनमें ड्रैग्स पैदा होगा, और ये ड्रैग्स एक फोर्स के इन्फ्लुएंस की वजह से आता है, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। इसके अंदर कई प्रोसेसेस के बीच काम होता है, जैसे कि कागज का ड्रैग होना इस कॉम्ब से, अगर कॉम्ब है तो इस कॉम्ब का कागज के साथ जो सिस्टम बनेगा वो हमारा एक सेकेंड मेथड में आएगा, क्योंकि हमने वहाँ पे कांटेक्ट नहीं देना है, बिना कांटेक्ट के हम ड्रैग करा सकते हैं, तो वो एक नॉन कांटेक्ट मेथड ऑफ चार्जिंग होगा। बट जो हमारे पास प्राइमरी सेक्शन है वो है कॉम्ब का रबिंग करके इस कॉम्ब पे चार्ज को अवेलेबल कराना। इस तरीके से हम फ्रिक्शन मेथड को यूज करते हैं। हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पेयर्स अवेलेबल होंगे जिसके बीच हम फ्रिक्शन मेथड से चार्ज को ट्रांसफर कर पाते हैं ऑलवेज। तो ये है एक सिंपल फॉर्मेशन में हमारा फ्रिक्शन मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज। अब जो हमारा सेकेंड मेथड है इसे हम बोलते हैं कंडक्शन मेथड। अब जो वर्ड है कंडक्शन, ये कंडक्टर वर्ड के लिए ज्यादा जेन्युइन फील कराता है हम लोगों को, यानी कि जो कंडक्शन मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज है वो उसका जो ऑकरेंस है, वो जिसकी अवेलेबिलिटी जो होगी वो कंडक्टर्स के बीच ही होगी, यानी कि कंडक्टर्स के बीच ऐसा ट्रांसफर ऑफ चार्ज को हम अवेलेबल करा सकते हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं कंडक्टर्स के बीच, तो हमने जब पढ़ा था ओम्स लॉ 10th क्लास में अपने, तो ओम्स लॉ में हमने पढ़ा था V = IR। V क्या था? V था हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस, और हमने वहां भी पढ़ा था कि जो करंट है यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जो है, जो कि चार्ज के ट्रेवल के रूप में ही हम उसे पढ़ते हैं, तो वो जो करंट है यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज का जो ट्रांसफर होता है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ही पाया जाता है। तो जब हम दो स्टेट यानी दो बॉडीज के बीच अगर हम कंडक्शन मेथड को क्रिएट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमेशा हम ध्यान रखेंगे कि एक बॉडी हमारे पास हायर पोटेंशियल पे हो और दूसरी बॉडी जो हमारे पास वो लोअर पोटेंशियल में हो। तो जो चार्ज का ट्रांसफर होगा वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होगा। तो कब तक हम ये ट्रांसफर कंटिन्यू कर पाएंगे? जब तक हम पोटेंशियल्स को बराबर ना कर पाए, क्योंकि जब पोटेंशियल्स बराबर हो जाएंगी हमारी, तब वो इक्वल पोटेंशियल बनेगा और इक्वल पोटेंशियल की तरफ चार्ज का ट्रांसफर हम नहीं कर पाते हैं। यानी अगर इसको हम काफी जनरलाइज फॉर्म में अगर हम देखें, तो हमारे मोबाइल की बैटरी जनरली 3.7 वोल्ट की होती है, और जो हमारा चार्जर है एक सिंपल चार्जर 5 वोल्ट का होता है। ठीक है, तो हम 5 वोल्ट का चार्जर इसलिए इस्तेमाल कर पाते हैं क्योंकि जो हमारा ट्रांसफर है यानी कि करंट का फ्लो है, चार्ज का जो फ्लो है, ट्रांसफर है, वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ रख पाए। तो इस स्टेट को करने के लिए हमने यहाँ पे पोटेंशियल का जिक्र किया है। तो अब हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टर्म में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हमने 2 चैप्टर्स में क्लासिफाई किया था। पहला चैप्टर था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और दूसरा चैप्टर था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो
तो जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पोटेंशियल्स के बीच, यानी कि जब हम चार्ज का ट्रांसफर कराएंगे हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के बीच, तो हम उस पोटेंशियल को स्टडी करने के लिए वहाँ पे बाध्य हैं कि हम जब तक पोटेंशियल को अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक हम इस कंडक्शन मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज को हम जेन्युइनली नहीं समझ पाएंगे। बशर्ते हमने अभी पोटेंशियल के बारे में जिक्र नहीं किया है अपने इस सेशन में, इस वजह से यहाँ पे हम एक रिस्ट्रिक्शन अपने लिए अवेलेबल कराएंगे। हमने दो केस यहाँ पे अवेलेबल कराना है। पहला जो केस होगा इसमें हम सिमिलर बॉडीज मानना है, ठीक है, और दूसरा केस जो होता है हमारे पास, जो कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ स्टडी करेंगे, वो होगा वो डिसिमिलर बॉडीज होंगी। एक बॉडी का साइज अलग होगा, दूसरे बॉडी का साइज अलग होगा, और उन दोनों के बीच का ट्रांजिशन किस तरीके का होगा, तो वो पोटेंशियल पढ़ने के बाद, यानी कि पोटेंशियल का जो हमारे पास एक्सेसिबिलिटी होता है, जिस तरीके से डिपेंडेंसी होता है किसी बॉडी पे, उसके बाद ही हम उसे स्टडी कर पाएंगे। फिलहाल जो हमारा कंडक्शन मेथड है वो हम सिमिलर बॉडीज की तरफ रखते हैं। सिमिलर बॉडीज में हमारे पास साइज का रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, यानी कि साइज से हम पोटेंशियल को चेंज नहीं करेंगे, पोटेंशियल में डिसिमिलरिटी नहीं आने देंगे। जो हमारे पास पोटेंशियल के लिए जो सिंगल सोर्स होगा वो हमारे लिए चार्ज होगा, यानी कि हायर चार्ज जब होगा हमारे पास, तो हम मान के चलेंगे कि वो हमारे लिए हायर पोटेंशियल है, और जो लेसर चार्ज होगा उसको हम मान के चलेंगे हमारे लिए वो लोअर पोटेंशियल्स है। ये भी इन द कंडक्टर्स, यानी कंडक्टिंग बॉडीज के बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो मान के चलिए अगर हम दो सिमिलर बॉडीज ले लें, जिसमें एक बॉडी है हमारे पास A और दूसरी बॉडी है हमारे पास B। सिमिलर बॉडीज है, दोनों सिमिलर बॉडीज हैं, यानी कि हमारे पास जो साइज है दोनों का, जो रेडियस होगा, अगर दोनों स्फीयर हम माने तो दोनों का जो हमारे पास साइज है यानी रेडियस है वो इक्वल होगा। तब अगर हम बात करें पोटेंशियल के लिए, तो अगर आप पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करते हैं, तो V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है Q। Q मींस इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि अगर आप ज्यादा बड़े चार्ज की तरफ शिफ्ट करेंगे तो आपका पोटेंशियल भी इंक्रीज करेगा। अब जो पोटेंशियल है हमारा वो पॉजिटिव पोटेंशियल भी होता है और नेगेटिव पोटेंशियल भी होता है। तो जब हम इसके मैग्नीट्यूड के बारे में चर्चा करते हैं, पोटेंशियल के मैग्नीट्यूड के बारे में हम चर्चा करेंगे, तब हमारे पास दोनों वैल्यूज इफेक्टिव है। यानी कि अगर आप बोलेंगे +3 वोल्ट ज़्यादा है या -6 वोल्ट ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे क्लियरली डिस्क्राइब कर पाएंगे कि 3 वोल्ट जो है, +3 वोल्ट है वो हायर पोटेंशियल है, और -3 वोल्ट जो है वो हमारे लिए लोअर पोटेंशियल का काम करेगा। तो मान लीजिए जब हमने दो बॉडीज को बनाया, तो एक बॉडीज पे हम चार्ज रखते हैं 100 कूलम और दूसरे बॉडीज को आप रख ले 50 कूलम। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे क्लियरली कि ये हायर पोटेंशियल है, तो हायर पोटेंशियल को हम HP से रिप्रेजेंट कर लेते हैं हायर पोटेंशियल, और इसे हम LP यानी कि लोअर पोटेंशियल पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो जब आप दोनों बॉडीज को कांटेक्ट में लेंगे, अब कांटेक्ट के लिए आप दो बॉडीज को, यानी कि दो इंडिपेंडेंट आइसोलेशन बॉडीज को आप कांटेक्ट करके आप रिलीज कर ले, या फिर एक वायर के थ्रू आप इसे कनेक्ट कर दें। तो मान के चलिए हम एक वायर के थ्रू इस दोनों बॉडीज को हम कनेक्ट करते हैं। ये कंडक्टिंग वायर होगा, कंडक्टिंग वायर के थ्रू हम दोनों बॉडीज को कनेक्ट करते हैं। तब क्या होगा, तब हमें यहाँ पे देखना है कि जो हमारे पास टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज को अगर हम यहाँ पे कैपिटल Q एनालाइज करें, तो जो कैपिटल Q है वो है हमारे पास 100 + 50 = 150 कूलम। ठीक है, तो जो हमारे पास नया सिस्टम बनेगा बॉडीज का, दोनों सिमिलर बॉडीज के लिए जो हमारे पास न्यू सिस्टम्स अवेलेबल हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ट्रांसफर होगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, यानी कि चार्ज का जो ट्रांसफर होगा वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। तो उस ट्रांसफर ऑफ चार्ज को हम यहाँ पे मानते हैं Q। तो क्या होगा और कब तक होगा, तो मान के चलिए जैसे जैसे चार्ज को शिफ्ट करेंगे हम लोग, तो हमने देखा यहाँ पे चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जैसे जैसे चार्ज की वैल्यू कम होगी, हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो मैग्नीट्यूड है वो भी कम होएगा, और जैसे जैसे जो पहले से लोअर चार्ज है हमारे पास 50 कूलम, इसमें चार्ज शिफ्ट होने की वजह से इसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी, जैसे कि ये 60 then 70, तो इसका पोटेंशियल भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो हमारे पास एक वक्त ऐसा आएगा जब दोनों का पोटेंशियल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और वो इक्वल पोटेंशियल हम यहाँ पे मान लेते हैं
कि जब दोनों के बीच कॉमन पोटेंशियल अटेंड किया जाएगा, कॉमन या इक्वल और इक्वल पोटेंशियल अटेंड किया जाएगा, तब हमारे चार्जेस का जो ट्रांसफर है वो वहां पे ब्रेक होगा, ठीक है, वहां पे वो रुक जाएगा। तो कितना होगा, तो कब हम लोग चार्ज को कॉमन कर पाएंगे या इक्वल कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास बॉडीज का जो साइज है हमारे लिए वो सिमिलर है। इस वजह से हम देखेंगे कि जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे 150 कूलम को 2 से, क्योंकि हमारे पास दो बॉडीज अवेलेबल है, दो सिमिलर बॉडीज अवेलेबल हैं, तो हमारे पास आएगा 75 कूलम एंड 75 कूलम, यानी 75 कूलम से जो एसोसिएटेड पोटेंशियल होगा वो बराबर होगा 75 कूलम के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से, जो कि अब बी बॉडी के पास है, यानी कि दोनों बॉडीज के पास जो पोटेंशियल है वो क्या है, V के रूप में, ठीक है। पहले कंडीशन में हमने क्या देखा था, हायर पोटेंशियल यानी VA का जो पोटेंशियल था वो ग्रेटर था B के पोटेंशियल से, यानी कि A हायर पोटेंशियल पे है और B हमारा हायर पोटेंशियल पे है। लेकिन कुछ वक्त के बाद जब हमने दोनों बॉडीज को कनेक्ट किया तो दोनों जो पोटेंशियल है यानी B इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे लिए, VA, जिसे आप कॉमन पोटेंशियल के रूप में बोल सकते हैं यहाँ पे V, ठीक है। ये कॉमन पोटेंशियल है हमारे पास, और जब कॉमन पोटेंशियल अटेंड कर लिया जाएगा तब ट्रांसफर ऑफ चार्ज यहाँ पे ब्रेक कर जाएगा और 75 कूलम ऑन ईच बॉडीज हमारे पास फिक्स हो जाएगा वो वैल्यू। अब आप इसे डिस्कनेक्ट कर ले या फिर इसे कनेक्टेड रहने दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास दोनों बॉडीज के पास जो डेवलप चार्ज है वो ही 75 कूलम का बोथ। अगर हम पोटेंशियल को ही यहाँ पे अगर एनालाइज करें तो यहाँ पे कुछ चीजें और जानने के लायक है कि आप यहाँ पे है कि जब आप दो बॉडीज को कनेक्ट करते हैं और रिलीज करते हैं या वायर से कनेक्ट करते हैं, तो दोनों के बीच में क्या टाइम लैग इंपॉर्टेंट है, यानी कि आप कितनी देर तक वायर को यहाँ पे कनेक्टेड रख सकते हैं या फिर कितने देर के लिए आप इस बॉडी को कांटेक्ट में लेकर के हटा सकते हैं, एक दूसरे से सेपरेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक चीज को हम डिस्कस कर लें कि जो हमारे पास ट्रांसफर ऑफ, जब हम चार्ज के बारे में बात करते हैं, यानी कि चार्ज जब एक कंडक्टिंग बॉडी से दूसरे कंडक्टिंग बॉडीज के बीच जब ट्रेवल करता है तब उसका जो स्पीड है, ठीक है, वो काफी ज्यादा होता है, यानी कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के ऑलमोस्ट हम बराबर मानते हैं, और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग ऑलमोस्ट लाइट के स्पीड के बराबर ही इन्फ्लुएंस कराते हैं, यानी कि हम फिजिकली हम कितना भी फास्ट होने की कोशिश करें, इस दोनों के बीच के कॉन्टेक्ट को लेके हटने की कोशिश करें, कितना भी फास्ट रखें, हमारा जो स्पीड होगा यानी कि जो हमारा एक्शन का जो मोशन जो हमारा होगा उसका जो स्पीड होगा वो हम लाइट के स्पीड को कभी अचीव नहीं कर पाएंगे, यानी इलेक्ट्रिसिटी के स्पीड को कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। यानी अब आप फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए भी अगर आप दोनों को कॉन्टेक्ट में ला पाते हैं अगर, ठीक है, तो ये बॉडी में जो चार्जेस है वो इक्वल पोटेंशियल्स की तरफ अपने आप को शिफ्ट कर लेंगी और दोनों बॉडीज अपने अपने चार्जेस को यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे इक्वल। यहाँ पे मैटर नहीं करेगा कि आप वायर से कनेक्ट करते हैं तो कितनी देर के लिए करना चाहते हैं, और अगर दोनों बॉडीज को फिजिकल कांटेक्ट में लेकर रिलीज करना चाहते हैं तो कितनी देर के लिए। यहाँ पे टाइम लैग इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। बॉडी को आप जितना तेजी के साथ एक दूसरे से कांटेक्ट में ला पाएंगे उतने ही फास्ट तरीके से दोनों चार्जेस के बीच का जो ट्रांसफर है वो पार्ट ले लेगा। तो ये है हमारा कंडक्शन मेथड इन सिमिलर बॉडीज, यानी कि सिमिलर इन साइज। ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि जब हम साइज को शिफ्ट करेंगे अपने लिए, तो जो हमारा पोटेंशियल है वो साइज पे भी डिपेंड करता है, यानी किसी बॉडी के चार्ज पे भी डिपेंड करता है और किसी बॉडीज के शेप और साइज पे भी डिपेंड करता है। तो अगर आप बॉडीज को डिसिमिलर इन साइज करेंगे तब यहाँ पे आपको मेजोरिटी में अवेलेबल रखना पड़ेगा कि आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कितने बेहतर तरीके से एनालाइज कर पाते हैं, और आपको वहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन सा बॉडी हमारे पास हायर पोटेंशियल पे है, कौन सा बॉडी हमारे पास लोअर पोटेंशियल पे है। और उसके बाद जब आप दोनों को इन कॉन्टेक्ट लाते हैं तो फिर वहाँ पे कॉमन पोटेंशियल क्या क्रिएट हो रहा है दोनों चार्जेस के बीच, दोनों बॉडीज के बीच जो हमारा कॉमन पोटेंशियल है वो कितने चार्ज को लेकर सेपरेट कर सकता है, फिर वो वहाँ पे एक अलग इश्यू होगा और उसको हम अलग तरीके से डिवाइड करेंगे जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को स्टडी कर रहे होंगे। तो इस
पर्टिकुलर इस सेगमेंट के कंडक्शन मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज में हम सिमिलर बॉडीज के बारे में ही यहाँ पे बात कर रहे होते हैं। तो अब हमने देखा कि ट्रांसफर ऑफ चार्ज का जो दो मेथड हमने बनाया, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट मेथड, उसमें पहला है हमारा फ्रिक्शन मेथड, दूसरा है हमारा कंडक्शन मेथड। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड वन की तरफ, जो कि है हमारा नॉन कॉन्टैक्ट मेथड, और इसे हम बोलते हैं इंडक्शन मेथड। इंडक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन पहला था, कंडक्शन दूसरा था, और इंडक्शन मेथड हमारे पास थर्ड वन है, जो कि एक नॉन कॉन्टैक्ट मेथड के जरिए वर्क करता है। तो चलिए अब हम देखते हैं अपना इंडक्शन मेथड क्या होता है हमारे लिए। इंडक्शन मेथड में आप एक बॉडी को कंडक्टर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सेकेंड बॉडीज को आप इंसुलेटर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे बॉडीज के बीच रिस्ट्रिक्शन नहीं है हमारे पास, जबकि कंडक्शन मेथड में हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन था कि हमारे पास जो बॉडीज की अवेलेबिलिटी है वो कंडक्टर के रूप में ही होनी चाहिए। बट इंडक्शन मेथड में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप कंडक्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे आप नॉन कंडक्टर्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन आप सेमी कंडक्टर्स को भी यहाँ पे इस्तेमाल कर पाएंगे। तो अगला मेथड है हमारा इंडक्शन, इंडक्शन ऑफ चार्ज। ये कौन सा मेथड है? ये है हमारे लिए नॉन कॉन्टैक्ट मेथड, ठीक है। अब इसे हम पहले इसे इवैल्यूएट करते हैं इस प्रॉब्लम को, उसके बाद हम इसे शिफ्ट करेंगे किसी सिस्टम में। अगर हम बात करें एकदम बिल्कुल सिंप्लीफाइड वर्जन में, तो इंडक्शन ऑफ चार्ज के कंडीशन में हम पाते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो किसी बॉडी को नेगेटिवली इंड्यूस करता है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो किसी बॉडी को पॉजिटिवली इंड्यूस कर पाता है। तो अगर हम यहाँ पे सीरीज माने दो बॉडीज को लेकर के, तो एक बॉडीज मान लीजिए ये है, ये स्फीयर है हमारे पास, कंडक्टिंग स्फीयर आप मान लीजिए, और ये हमारे पास है इंसुलेटिंग स्टैंड। इंसुलेटिंग स्टैंड, इंसुलेटिंग स्टैंड का यहाँ पे फिलहाल इतना सा रोल है कि चार्ज को आपको अर्थिंग में कनेक्ट नहीं होने देगा, क्योंकि अगर चार्ज अर्थिंग से कनेक्ट हो गया, यानी कि ग्राउंडेड हो गया अगर हमारे पास, तो वो चार्ज इनर्ट हो जाएगा। क्योंकि जो हमारा अर्थ है, जो ग्राउंड है हमारे पास, वो एक बहुत अच्छा चार्ज एक्सेप्टर भी हो सकता है और एक बहुत अच्छा चार्ज डोनर भी हो सकता है। यानी ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी कर सकता है और ये एक कुछ इलेक्ट्रॉन्स को आराम से डोनेट भी कर सकता है, कुछ क्या काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में भी आप बात कर सकते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम फिलहाल हमारे पास टेक्निकली ये मैग्नीट्यूड अवेलेबल नहीं है कि हम चार्ज के ग्राउंडिंग स्टेट को डिफाइन कर पाएँ कि कितना चार्ज हम ग्राउंड में अवेलेबल करा पाएंगे या फिर कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप उससे निकाल सकते हैं। फिलहाल ये नंबर इन्फिनिटी के तरफ ही अचीव होता है। तो ये जो बॉडी है, जिस बॉडी को हमें चार्ज करना है, इस बॉडी को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड बॉडी, यानी जिस बॉडी में हमने चार्ज देना है। और एक बॉडी होगा जिसे हम बोलेंगे इंड्यूसिंग बॉडी। अब आप किसी भी शेप का बना सकते हैं, तो हमने एक जनरलाइज्ड शेप का इस्तेमाल किया है। अगर आप इसको पॉजिटिव मान लें, ठीक है, तो ये जो बॉडी है ये क्या है, इसे हम कहते हैं इंड्यूसिंग बॉडी। अब प्रैक्टिकली जो इंड्यूसिंग बॉडी में जो चार्ज होता है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है, उस मैग्नीट्यूड को हम बोलते हैं इंड्यूसिंग चार्ज। इस मैग्नीट्यूड को हम बोलते हैं इंड्यूसिंग चार्ज, तो इसे हम बोलते हैं QI, इंड्यूसिंग चार्ज। और इस बॉडी पे जो चार्ज आएगा उसे हम बोलेंगे इंड्यूस्ड चार्ज। अब इन सिंपल वर्जन अगर हम बात करें पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज क्या इंड्यूस करता है, तो वो अपोजिट सेक्शन इंड्यूस करता है, अपोजिट नेचर का चार्ज इंड्यूस करता है, जो कि है हमारे लिए नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव इंड्यूस करता है। सिमिलरली जब आप इस्तेमाल करेंगे नेगेटिव चार्ज को, तो मान के चलिए एक बॉडी पे नेगेटिव चार्ज है, आपने इसे इंसुलेशन में रखना है। ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, इंसुलेटिंग स्टैंड है, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या इंड्यूस करेगा, पॉजिटिव चार्ज। अगर ये हमारे पास इंड्यूसिंग चार्ज है, तो इसका ये क्या होगा, इंड्यूस्ड
चार्ज जिसे हम Q से रिप्रेजेंट करेंगे। ये है इंड्यूसिंग चार्ज बॉडी के रूप में इंड्यूसिंग बॉडी, और ये है इंड्यूस्ड चार्ज या बॉडी के रूप में इंड्यूस्ड बॉडी। तो नेगेटिव पॉजिटिव इंड्यूस करता है, पॉजिटिव नेगेटिव के रूप में इंड्यूस किया जाता है। अब यहाँ पे एक और सवाल पैदा होगा कि किस मेथड से हम लोग इस चार्ज को हम यहाँ पे कंसिस्टेंट फॉर्म में यहाँ पे इसे दे पा रहे हैं, यानी कि नेगेटिव किस तरीके से पॉजिटिव और पॉजिटिव किस तरीके से नेगेटिव चार्ज को इंड्यूस कर पा रहे हैं। तो इसके लिए हमें कुछ प्रैक्टिकल थ्योरीज को हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। तो आइए हम कुछ स्टेप्स के बारे में हम बात करते हैं, जिससे हम इस पूरे फॉर्मेशन को काफ़ी आसानी से हम समझ पाएंगे। तो हम एक स्टेप लेते हैं जिसमें हमारे पास, हम पहले फिगर को एनालाइज करेंगे। तो हमारे पास एक इंसुलेटिंग स्टैंड और एक है हमारे पास बॉडी, ठीक है। इस बॉडी पे हमने चार्ज दिया है प्लस, ये है इंड्यूसिंग बॉडी। अब जैसे हमने पॉजिटिव चार्ज इस बॉडी के हमने नजदीक लाया, तो बॉडी में क्या है, बॉडी में शुरू में कोई चार्ज अवेलेबल नहीं है, यानी कि बॉडी न्यूट्रल है। अब बॉडी है तो बॉडी किसी न किसी मैटर के फॉर्मेशन से ही है, और मैटर है तो मैटर किसी न किसी एटम्स से पर मिलकर बना होगा, और एटम्स है तो हम जानते हैं कि उसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के नंबर्स होंगे। जैसा कि हमने बात किया था पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बारे में इन बॉडीज, तो हमने देखा था कि अगर बॉडी इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या हम वहाँ बढ़ा देते हैं, तो वो चार्ज क्या हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव। और जिस बॉडी में हम इलेक्ट्रॉन्स को डेफिशिएंट बना देते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी कर देते हैं, तो वो बॉडी हमारे लिए हो जाता है पॉजिटिव चार्ज। यानी ये जो बॉडी है हमारे पास, जिसे हम इंड्यूसिंग बॉडी हम यहाँ बोल रहे हैं, ये कौन सा चार्ज है हमारे पास, इंड्यूसिंग बॉडी जो है ये क्या है, ये है हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन को हम ई माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अभी इस बॉडी को हम क्या कर पाए हैं, पॉजिटिवली चार्ज करवा पाए हैं। तो अब आप देखेंगे कि हमने पहले से भी पढ़ रखा है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, यानी कि जो अनलाइक चार्जेस हैं, ये दोनों को अट्रैक्ट करते हैं। उसी तरीके से जो लाइक चार्जेस हैं, यानी प्लस और प्लस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। प्लस माइनस अट्रैक्ट करेंगे और प्लस माइनस अट्रैक्ट करेंगे, और प्लस प्लस या माइनस माइनस एक दूसरे को रिपेल करेगा अपने ट्रांजिशन के थ्योरी के हिसाब से, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स के इन्फ्लुएंस के वजह से। अब ये जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या किस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। पहले ये बॉडी क्या है, पहले ये बॉडी न्यूट्रल स्टेट में, ठीक है। तो जब हम बात करेंगे नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो नेगेटिव चार्ज का मतलब यहाँ पर किस चीज से है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से। तो 3 इलेक्ट्रॉन, यानी इसके होल बॉडी के असेंबली में से 3 एक्सेस इलेक्ट्रॉन, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी में ज्यादा होकर के बॉडी के इस तरफ शिफ्ट करेगा, यानी कि उसका जो ओरिएंटेशन होगा बॉडी के एक साइड में आएगा, जो कि पॉजिटिव की तरफ होगा, वो पॉजिटिव की तरफ आ जाएगा। क्योंकि प्लस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो आप यहाँ पे नेगेटिव को अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेगेटिव कैसे पैदा हुआ इस पे, ये इलेक्ट्रॉन के शिफ्टिंग की वजह से पैदा हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस प्लस से अट्रैक्ट होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन इनिशियली ये बॉडी तो है न्यूट्रल, यानी इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पे अवेलेबल थे, जबकि हम प्रोटॉन को ट्रांजिशन के अंदर हम शिफ्ट नहीं कर पाते। तो मान के चलिए अगर 3 एक्सेस इलेक्ट्रॉन अगर बॉडी के राइट साइड में शिफ्ट अगर हमने कर दिया, तो क्या होगा, बॉडी का जो हमारा लेफ्ट साइड होगा वो 3 इलेक्ट्रॉन से डेफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि 3 एक्सेस इलेक्ट्रॉन हमने इसे राइट साइड में दे दिया, तो लेफ्ट साइड से 3 इलेक्ट्रॉन वैकेंट हो जाएगा। तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन वैकेंट हो जाएगा, यानी वो साइड, ये जो साइड होगा हमारा लेफ्ट साइड, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से यहाँ पे हम चार्ज क्या लेंगे, यहाँ पे चार्ज आएगा पॉजिटिव। यानी कि अभी भी अगर हम ओवरऑल इस बॉडी को देखें केवल, तो ये न्यूट्रल स्टेट में ही है, क्योंकि 3 प्लस और 3 माइनस एक दूसरे को वापिस से 0, यानी कि नेट चार्ज को क्या कर देगा, 0 कर देगा। स्टेप 2 में हमने क्या करना है, इस सेक्शन को
सेक्शन को अर्थिंग से जोड़ना है, जिसे हम ग्राउंडिंग भी बोलते हैं। तो ये क्या है, ये हमारे पास इंसुलेटिंग स्टैंड है, जो इसके वजह से चार्ज ट्रैवल नहीं कर पा रहा है किसी पोजीशन पे। अर्थिंग का जो सिंबल होता है वो ये है, यानी लाइंस को छोटे की तरफ शिफ्ट करते चले जाए, ये है हमारा अर्थिंग या ग्राउंडिंग। ये है हमारा ग्राउंडिंग स्टेट, यानी ग्राउंडिंग कर दिया हमने, एक वायर से हमने कनेक्ट कर दिया बॉडी को। अब ये साइड क्या था हमारे पास, ये साइड था इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तभी इस पे 3 प्लस आया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से ही पॉजिटिव साइन यहाँ पे आया है। तो अर्थ क्या करेगा, अर्थ इस बॉडी को न्यूट्रल करना चाहेगा, तो अर्थ की तरफ से, अर्थ के साइड से 3 इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव साइन था इसलिए हमने माइनस लिखा है, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा इस बॉडी को। जब इस बॉडी में 3 इलेक्ट्रॉन अर्थ के द्वारा दे दिया जाएगा, यानी अर्थ अपने ग्राउंडिंग कंडीशन की वजह से जब 3 इलेक्ट्रॉन्स को इसमें ट्रैवल कराएगा, तो ये 3 माइनस और ये 3 प्लस मिल करके जो बनाएगा वो होगा हमारे पास इनर्ट, वो इनर्ट सेक्शन में तब्दील हो जाएगा। यानी हमारे पास यहाँ पे इनर्ट सेक्शन है, ये पॉजिटिव होने की वजह से, ये प्लस होने की वजह से ये माइनस मिलेगा इस, यानी कि माइनस का शिफ्टिंग एक तरफ बना रहेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जब इस शिफ्टिंग में जाएगा तो इसे तो न्यूट्रल होना होगा। अब न्यूट्रल होने की वजह से ये जो माइनस साइन है ये हमारे पास स्टिल अवेलेबल है, यानी ये अभी तक अवेलेबल है। अगर ग्राउंडिंग है भी हमारे पास तो क्या प्रॉब्लम है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव सेक्शन को, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है वो अपने साइड में इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी बनाए या कंटिन्यू बनाए रखेगा, यानी यहाँ पे ग्राउंडिंग का जो स्टेट होगा ये इसको इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा। और अगर थर्ड स्टेप में अगर आपने ग्राउंडिंग को रिमूव कर दिया, तो मान के चलिए हमने ग्राउंडिंग को कट कर दिया यहाँ से, यानी ग्राउंडिंग को ब्रेक कर दिया और इस बॉडी को भी हमने हटा दिया, यानी कि रिलीज कर दिया। यानी फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे कि अपने इंड्यूसिंग बॉडी, ये क्या था हमारे पास, इंड्यूसिंग बॉडी को हमने रिलीज कर दिया, हटा दिया, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमने ग्राउंडिंग को भी डिस्कनेक्ट कर दिया, हमने इंड्यूसिंग बॉडी को भी डिस्कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे क्या थे, 3 नेगेटिव चार्जेस अवेलेबल थे। लेकिन और हमने फिर से बात करना है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में, तो नेगेटिव नेगेटिव यानी माइनस माइनस एक दूसरे को क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिकली रिपेल करेगा, यानी रिपल्सन। लाइक चार्जेस के बीच क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो ये नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे और रिपेल करने की वजह से ये इस बॉडी में यूनिफॉर्म स्टेट में एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे कैरी आउट हो जाएंगे। तो इस बॉडी को, पर्टिकुलर इस बॉडी को हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इंड्यूस्ड बॉडी, यूनिफॉर्मली चार्ज इंड्यूस्ड बॉडी। और ये कौन सा चार्ज होगा, ये निगेटिवली चार्ज होगा। तो हमने क्या देखा, जब आप पॉजिटिव इंड्यूसिंग बॉडी का इस्तेमाल करते हैं तब हमारे पास जो कोर रिजल्ट आता है वो होता है यूनिफॉर्मली चार्ज इंड्यूसिंग बॉडीज की तरफ, जो कि एक अपोजिट साइड में है, यानी पॉजिटिव रॉड का इस्तेमाल करने की वजह से जो हमारे पास बॉडी आया वो एक नेगेटिवली सेक्शन, यानी नेगेटिवली चार्ज बॉडी के रूप में हमें मिलता है। यहाँ पे एक चीज और हम ध्यान रखेंगे कि ये जो चार्जेस हैं, यानी माइनस माइनस माइनस, अगर हमने इसे कंडक्टर माना है, अगर ये कंडक्टर, अगर ये जो हमारे पास स्फेरिकल बॉडी है ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर में चार्जेस ट्रेवल कर सकते हैं ना, चार्जेस का ट्रेवल होता है किसमें, कंडक्टर्स में चार्ज ट्रेवल कर सकता है। इसी वजह से माइनस माइनस एक दूसरे से रिपेल करके यूनिफॉर्म स्टेट में अपने आप को शिफ्ट करा पा रहा है। लेकिन अगर ये बॉडी कंडक्टर ना होती, यानी कि इंसुलेटर फॉर्म में होती, तो इंसुलेटर में चार्ज को ट्रेवल नहीं करा सकते हम लोग। तो इसी स्टेट में, यानी माइनस 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 के सीक्वेंस में ही इस बॉडी को हम क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं। यानी अगर ये बॉडी इंसुलेशन में होती, इंसुलेटेड होती, तब यहाँ पे माइनस 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 साइन कैरी आउट होगा। अगर इंसुलेटेड बॉडी था तो इसे स्टैंड को यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि
ये स्टैंड इंसुलेटेड था, लेकिन इंसुलेटेड बॉडी में चूंकि चार्ज को हम ट्रैवल नहीं करा सकते हैं, इसी वजह से ग्राउंडिंग होने का कोई वहाँ पे चांस नहीं है। यानी कि अगर ये इंसुलेटिंग है तो इस इंसुलेटिंग स्टैंड की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो ग्राउंड से कनेक्टेड है भी तो वो ग्राउंड में ट्रैवल नहीं कर पाएगा। तो ये था हमारा इंडक्शन ऑफ चार्ज के बारे में, जहाँ पे हमने देखा कि हम यहाँ पे दो रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं प्रैक्टिकली। ये एक पॉजिटिव चार्ज का है और एक नेगेटिव चार्ज के रूप में जब हम देखें तो हमारे पास एक कंडक्टिंग बॉडी का इंसुलेशन है और एक हमारे पास इंसुलेटिंग बॉडी का इंसुलेशन होता है। यहाँ पे अगर हम कुछ और मोर कॉमन प्रैक्टिकल फॉर्म्स के बारे में अगर हम बात करें तो मान के चलिए अगर हमारे पास एक रॉड अवेलेबल है, ठीक है, मान के चलिए एक रॉड अवेलेबल है हमारे पास और ये एक फ्री हिंज से टाई किया गया है, यानी कि फ्री टू रोटेट है अगर ये हमारे पास रॉड। तो अगर आप यहाँ पे दूसरा बॉडी यहाँ पे रखें, यानी कि दूसरा एक इंड्यूसिंग बॉडी को इस्तेमाल करें और इस पे अगर हमारे पास प्लस चार्ज होगा तो इस सेक्शन पे क्या आएगा माइनस और इस सेक्शन पे क्या आएगा प्लस चार्ज, ठीक है। तो क्या होगा, प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा तो इसका मोशन इस तरफ होगा और ये बॉडी यहाँ से दूर स्टेट में रिलीज हो जाएगी, यानी प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा, प्लस प्लस को रिपेल करेगा। तो ये जो माइनस है ये प्लस से सबसे नियरेस्ट पोजीशन पे शिफ्ट करेगा और ये प्लस से ये प्लस वाला साइन सबसे फारदेस्ट पोजीशन पे शिफ्ट करना चाहेगा। यानी जो नया स्टेट होगा हमारा वो इस तरीके का होगा, इस तरीके के अलाइनमेंट में ये अपने आप को सेट करेगा, फिक्स करेगा। तो ये है हमारा इंडक्शन ऑफ चार्ज, जहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से किस प्रोसेस की तरह हम बॉडीज को चार्ज कर पाते हैं। अब यहाँ पे जो बेसिक मीनिंग है इंडक्शन में कंडक्टर होने का और इंसुलेटिंग बॉडी होने का जो कॉमन फर्क है वो एक कांस्टेंट से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक कॉमन फार्मूला को एडवाइज कर रहे हैं जो कि हमने पोटेंशियल के बाद ही से प्रूव भी करेंगे हम लोग। फिलहाल यहाँ पे इसे रिप्रेजेंट करने के लिए यूजफुल कंटेंट अवेलेबल कराना है, इसी वजह से हम एक फार्मूला को सस्टेन कर रहे हैं यहाँ पे। ये फार्मूला हमारे पास वो है माइनस क्यू आई 1 माइनस 1/k। अब यहाँ पे देखिए क्यू आई क्या है, क्यू आई है हमारे पास इंड्यूसिंग चार्ज। क्यू आई क्या है, इंड्यूसिंग चार्ज। ये हम फार्मूला की असेंबली बना रहे हैं जहां पे क्यू है इंड्यूस्ड चार्ज, क्यू आई है इंड्यूसिंग चार्ज और k की जो वैल्यू है वो है, इसे हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक वर्ड से ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। डाइलेक्ट्रिक इन कॉमन लैंग्वेज हम इंसुलेटर्स को भी डाइलेक्ट्रिक बोला करते हैं। k क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से हम ये एडवाइस कर पाते हैं कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा बेहतर कंडक्टर की तरफ है, गुड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर है, गुड इंसुलेटर है और बैड इंसुलेटर है। तो अगर हम इसमें कुछ वैल्यूज के बारे में बात करें तो k अगर k फॉर यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर वैक्यूम, अगर हम वैक्यूम के लिए बात करें तो जो k की वैल्यू है वो =1 है। b k फॉर अगर हम कंडक्टर्स के लिए बात करें ऑलमोस्ट एवरी कंडक्टर्स या मेटल्स, कंडक्टर्स और मेटल्स के लिए जो k की वैल्यू है वो है इंफिनिटी। और c में k जो इंसुलेटर्स है इसमें k की वैल्यू जो है वो 1 से ऑलवेज ग्रेटर होना चाहिए, यानी कि k इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। यानी कि k की वैल्यू से हम इंसुलेटर के रिस्ट्रिक्शन को हम चेक कर सकते हैं कि जो हमारा इंसुलेशन साइड है वो बेटर कंडक्शन की तरफ है, यानी कि गुड इंसुलेशन की तरफ है या फिर बैड इंसुलेशन की तरफ है। कंडक्टर में चाहे कोई भी कंडक्टर हो हमारे पास, अगर वो कंडक्ट कर सकते हैं, उसके पास फ्री स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, तो उसमें जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है वो है इंफिनिटी। चूंकि डाइलेक्ट्रिक्स हम
इंसुलेटर्स को बोलते हैं, कंडक्टर्स को नहीं बोलते हैं। इसमें अलग अलग वैल्यूज देखने को मिलेंगी, जैसे कि वुड लकड़ी का, तो अलग अलग लकड़ी है हमारे पास, तो सारे में के की वैल्यूज अलग अलग है। पानी, अगर इंसुलेटर है प्योर वाटर तो उसमें के की वैल्यू अलग है। अगर आप माइका के बारे में माइका को देखें तो उसकी वैल्यू अलग है। तो सारे इंसुलेटर्स के लिए के का वैल्यू जो है वो एक डिफाइंड प्रॉपर्टी है, जो उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, जिससे हम के को स्पेसिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो मोर कॉमन सेक्शन है वो ये समझना है कि के की वैल्यू जो होगी, यानी कि किसी भी इंसुलेटर के अंदर के की जो वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा, हमेशा ऑलवेज 1 से बड़ी होगी, यानी कि एक पॉजिटिव नंबर जो कि 1 से ग्रेटर होगा। ठीक है। और यहाँ पे एक और सिंबल है हमारे पास जिसे हम बोलते हैं माइनस। ये माइनस साइन क्या दिखाता है हमें? माइनस साइन ऑपोजिट नेचर को दिखाता है, एंड नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स ऑपोजिट नेचर ऑफ चार्ज। ये अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे प्लस हमेशा माइनस इंड्यूस करेगा और माइनस हमेशा प्लस इंड्यूस करेगा। ये बिल्कुल अपोजिट प्रॉपर्टी है, वो इस माइनस साइन के साथ असेंबल हो जाएंगे। जैसे इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए कंडक्टर है हमारे पास, तो नो डाउट हम यहाँ पे इंसुलेशन स्टैंड के साथ ही इस चीज को एनालाइज कर रहे हैं। तो के की वैल्यू किसी भी कंडक्टर के लिए कितनी है? इंफिनिटी। हमने क्या इस्तेमाल किया है? हमने इस्तेमाल किया है कंडक्टर। और यहाँ पे हम एक इंसुलेटिंग बॉडी को यहाँ इस्तेमाल करते हैं, जिस पे कुछ पॉजिटिव साइंस है। मान के चलिए ये जो पॉजिटिव साइंस की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो है +100 कूलम। तो इस बॉडी पे कितना चार्ज इंड्यूस होगा? तो अब यहाँ पे देखेंगे Q इज इक्वल टू माइनस QI। यहाँ पे QI क्या है? QI है हमारा इंड्यूसिंग चार्ज। इंड्यूसिंग चार्ज कौन सा है हमारे पास? +100 कूलम। तो +100 कूलम, 1 माइनस 1/k। 1/k की वैल्यू क्या है कंडक्टर के लिए? वो है इंफिनिटी। अब 1/∞ क्या है? 0। तो Q इज इक्वल टू -100 1 - 0, यानी कि फाइनल आंसर जो हमारे पास है वो है -100 कूलम। यानी इस बॉडी पे जो चार्ज प्रैक्टिकली अवेलेबल होगा हमारे लिए वो क्या होगा? -100 कूलम। इस चीज से हम ये देख सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर के लिए जब के की वैल्यू इंफिनिटी की है, मेटल्स और कंडक्टर्स के लिए के की वैल्यू ऑलवेज इंफिनिटी, तो जो इंडक्शन होगा वो 100% एफिशिएंसी के साथ होगा, 100% एफिशिएंट फैक्टर में होगा। यानी कि आप +100 कूलम देंगे तो मैग्नीट्यूड वाइज नंबर मेंटेन कर लीजिए आप, -100 कूलम। +50 कूलम आप देंगे तो -50 कूलम। -30 कूलम अगर आप माइनस में देंगे, अगर -30 कूलम इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे +30 कूलम, यानी कि साइंस आपने अपोजिट कर देना है और आपका जो नंबर होगा, मैग्नीट्यूड जो होगा इंड्यूसिंग चार्ज और इंड्यूस चार्ज का, वो ऑलवेज इक्वल होगा इन कंडक्टर्स के केस में। लेकिन अगर ये को फैक्टर हमारे लिए किसी इंसुलेशन के लिए हो, इंसुलेटर्स के लिए अगर अवेलेबल हो, तो मान के चलिए ये एक इंसुलेटर है, एक इंसुलेटर जिसका के का वैल्यू अगर हम डिफाइन करें 4, ठीक है, और यहाँ पे हम शिफ्ट करें पॉजिटिव साइंस को, तो मान के चलिए ये +100 कूलम ही है इंड्यूसिंग चार्ज, तब जो वैल्यू है वो क्या होगी हमारे लिए इंड्यूसिंग चार्ज की? Q इज इक्वल टू -QI। इंड्यूसिंग चार्ज क्या है हमारे लिए? +100 कूलम, 1 - 1/k। k की वैल्यू क्या है? 4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4। तो जब हम 4 को सॉल्व करेंगे, यानी इस फैक्टर को अगर हम सॉल्व करें तो हमें हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा वो होगा -100, माइनस और प्लस -100, 3 कॉमन लेके अगर 3 को एलसीएम के साथ अगर हम ऊपर ले तो 4 - 1 कितना आएगा? 3/4। ठीक है। अब 4 से आप 100 को कैंसिल कर सकते हैं 25 टाइम्स, तो Q क्या आ गया हमारे पास? -25 × 3 75 कूलम। यानी इस पे जो चार्ज अवेलेबल होगा वो होगा -75 कूलम। तो यहाँ पे हमने क्या देखा
कि पॉजिटिव का नेगेटिव साइन तो आ रहा है, यानी कि जो इंड्यूसिंग चार्ज और इंड्यूस चार्ज के बीच का जो हमारे पास नेचर ऑफ साइंस है वो तो अपोजिट है, बट मैग्नीट्यूड जो है वो कम है, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड कम है। किसका मैग्नीट्यूड? तो जो हमारे पास इंड्यूसिंग चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो कम है। यानी आप यहाँ एक नॉर्मल फैक्टर को समझ सकते हैं कि फॉर कंडक्टर्स मींस जब k की वैल्यू इंफिनिटी है, ठीक है, तो जो हमारे पास इंड्यूस्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड है, हम मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम प्लस माइनस साइन को यहाँ पे हम ओमिट कर रहे हैं, वो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल है? वो है इंड्यूसिंग चार्ज के इक्वल। लेकिन जब हम किसी इंसुलेटर्स के बारे में बात करें और इंसुलेटर्स जहाँ पे k की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो जो इंड्यूसिंग चार्ज और इंड्यूस्ड चार्ज के बीच रिलेशन है हमारा, वो है कि जो इंड्यूस्ड चार्ज है वो इंड्यूसिंग चार्ज से हमेशा छोटा होना चाहिए, हमेशा छोटा होना चाहिए। कौन सा? इंड्यूस्ड चार्ज, यानी बॉडी पे जो चार्ज इंड्यूस किया जा रहा है वो इंड्यूसिंग चार्ज के कंपैरेटिव हमेशा स्मॉल मैग्नीट्यूड में होगा जब हम इंसुलेटर्स का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप यहाँ पे वैक्यूम की टेंडेंसी को देखें तो वैक्यूम के लिए वैल्यू क्या है? 1। अगर आपने यहाँ पे 1 रखा तो 1/1 होगा 1, 1 माइनस 1 होगा 0, तो आप सारे के सारे फैक्टर्स को आप क्या बना देंगे? 0, यानी कि Q की वैल्यू क्या है? 0। यानी आप वैक्यूम में किसी भी वैक्यूम में आप इंड्यूस नहीं कर सकते हैं चार्ज, क्योंकि वैक्यूम में कोई एटम अवेलेबल नहीं है। वैक्यूम एक नल पॉइंट है हमारे लिए, वहाँ पे कोई एटम अवेलेबल नहीं होने की वजह से कोई भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का शिफ्ट अवेलेबल नहीं है। इस वजह से किसी भी तरीके का ट्रांजिशन चार्जेस का वहाँ पे पार्ट नहीं लेगा, जिस वजह से आप वैक्यूम को इंड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो ये है हमारा इंडक्शन ऑफ चार्ज का टॉपिक, जिसमें हमने देखा किस तरीके से हम बॉडीज को इंड्यूस कर पाते हैं, कितने वैल्यूज में कर पाते हैं, क्या उसका मैग्नीट्यूड रहेगा हमारे पास अवेलेबल और किस पैटर्न में हम इसे अवेलेबल करा पाएंगे अपने न्यूमेरिकल पैटर्न के। तो ये टॉपिक था हमारा ट्रांसफर ऑफ चार्ज, जिसमें हमने अपने तीनों क्लासिफिकेशंस को क्लियर किया, फ्रिक्शन मेथड, कंडक्शन मेथड और इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड में भी हमने दोनों पार्ट्स को कवर किया, कंडक्शन मेथड, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच। कंडक्शन मेथड में हमने सीखा कि ये हम कंडक्टर्स के बीच अवेलेबल कराते हैं, और फ्रिक्शन मेथड्स बेसिकली हम इंसुलेटर्स के बीच अवेलेबल कराते हैं, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन के दरमियान चार्जेस का ट्रांसफर ना हो और बॉडी में ट्रैवल ना हो जाए, इस वजह से वहाँ पे हम इंसुलेटर्स को ज़्यादा कैरी आउट करते हैं इन जनरल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारे पास वो होगा क्वार्क्स थ्योरी, यानी कि कैसे हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को असेंबल कर पाते हैं, बेसिकली प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को अवेलेबल करा पाते हैं, किस प्रकार प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अपने बेसिक चार्ज के फॉर्मेट को बनाता है, किस तरीके से हम क्वांटाइजेशन थ्योरी को मैक्रोस्कोपिकली डिनाई करते हैं, उसी तरीके से क्वार्क्स के थ्योरी में क्या क्वांटाइजेशन थ्योरीज को हम अवेलेबल करा पाएंगे, ये होगा हमारा नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक। थैंक यू।